दुनिया का खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की लाइफ कैसे गुजरती है, सोचने में भी आपको घुटन सी महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों के पर्सनल लाइफ हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। और तो और कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, यह भी सरकार तय करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे बालों का हेयर स्टाइल रखते हो, आप कैसी फिल्में देखते हो, यह भी सरकार आपको बताती है। अगर क्राइम आपके दादा ने किया तो सजा आपको पोते तक तो भुगतनी पड़ती है। यह गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून है। इसलिए हर एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर शक की नज़रों से देखता रहता है। नॉर्थ कोरिया का पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ तक है। अगर आप इसे नक्शे पर देखोगे तो साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया है। अगर आप इसके वेस्ट में देखोगे तो इसके वेस्ट में है चाइना का देश। अगर आप रात को सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो कुछ अजीबोगरीब आपको चीज़ दिखेगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ बीच में नॉर्थ कोरिया सिर्फ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। और यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। यह नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम माना जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक नाम लिखा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए, अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बन नहीं जाती। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी देख नहीं सकते। लोग शाम 7 बजे ही सोने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में पीने की आदत हो चुकी है। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेंढकों की पॉपुलेशन कम हो रही थी। बाद में लोगों को समझ आया कि हम लोग इतने भूखे हो चुके थे कि उन्होंने मेंढकों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 और 1988 के बीच में नॉर्थ कोरिया में अकाल पड़ गया था। इतने लोगों की भूख से मौत हो गई। ये आंकड़े कभी सामने ही नहीं आए, लेकिन 5 से 20 लाख लोग मारे गए, ये अनुमान लगाया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोस्तों, ये हालत हमेशा ऐसी ही नहीं थी। एक समय ऐसा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से भी बेहतर था। साल 1980 में पर कैपिटल एंड जीडीपी मामले में नॉर्थ कोरिया हमेशा आगे था। इंडिया और चाइना से सबसे आगे था। यहाँ सबको फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टिंग जैसी सुविधा सबको दी जाती थी। लेकिन साल 1950 से लेकर 1980 तक के बीच में नॉर्थ कोरिया का हर साल जीडीपी 4.5 पर ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ता था। लेकिन इनकी दिक्कत शुरू हुई 90s के बीच में। सोवियत यूनियन डगकर बिखर गया था। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना प्रोवाइड करता था। यूएसआर कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। पावर स्टेशन बंद हो गए, लाइट्स बंद हो गई, और तो और लोग भूखे मरने लग गए। लेकिन अमेरिका देश ने नॉर्थ कोरिया के देश को मदद का हाथ बढ़ाया, इस कंडीशन पर अगर वह न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बंद कर दे तो। और तो और नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया नहीं। और तो और अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया। और साल 1995 में भारी बाढ़ आ गई और नॉर्थ कोरिया ना ही पैसा था ना ही क्रेडिट, लेकिन साथ साथ इनके पास ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि अपने देशवासियों की मदद की जाए। और इनकी कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। यहाँ स्टेबल सोशलिज्म का मॉडल बताने के लिए इन्होंने सारे होमलेस और भूखे मरते लोगों को गायब कर दिया शहर से। यहाँ रहने वाले रूलिंग वर्कर्स पार्टी मेंबर को सारी फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत खराब थी। ग्रामीण इलाकों में लोग भूखे मर रहे थे। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा लोग टीवी पर क्या देखते हैं,
इंटरनेट पर क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया पर। स्कूल से शुरू करें तो इनके देश में एजुकेशन फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पर ध्यान रखते हैं। इसलिए जिनके पास पैसा होता है वो एक पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर पर। असली में इनके स्कूल की हालत कैसी है इसके ज़्यादा वीडियो मौजूद नहीं है। ये वो स्कूल है जो सरकार दिखाना चाहती है। और तो और यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। लेकिन बस बात यह है कि हर सीट पर रूलिंग वर्कर्स पार्टी का ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और इसके खिलाफ वोट किया किसने तो उसे देशद्रोही माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटेगा, यह सब कुछ गवर्नमेंट तय करती है। इनकी एक अप्रूव हेयर स्टाइल की लिस्ट है। अभी महिला और पुरुषों के लिए 15 से 20 हेयर स्टाइल अप्रूव किए गए हैं। 2017 के न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन की गई है। इस फोटो को देख सकते हैं कि जिसमें आदमियों को 15 हेयर स्टाइल दिखाई गए हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं तो इन 15 में से किसी एक हेयर कट चुनना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो आप इनके डिक्टेटर किंग जॉन, उनका जो खुद का हेयर स्टाइल है वैसा हेयर कट कोई रख नहीं सकता, क्योंकि वैसा हेयर स्टाइल किसी को रखने की इजाज़त नहीं है। वो जैसा चश्मा पहनते हैं नॉर्थ कोरिया में वैसा कोई भी पहन नहीं सकता। इस देश में लोग अपने बालों पर डाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डाई पर भी बैन लगा हुआ है। इसके साथ साथ कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी यहाँ बैन लगा हुआ है। इन्हें वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हाइट पहनने पर भी मनाही है। इन सब के अलावा आपके कपड़े वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। महिलाएं यहाँ पर रेड लिपस्टिक नहीं लगाई सकती। मेकअप करना भी यहाँ कम से कम लगाना अलाउ किया गया है। अब इतने सारे रूल्स तो बनाए गए हैं, आखिर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट मतलब कौन ध्यान रखता है? कोई तो होगा इस पर ध्यान रखने वाला। इतने सारे रूल्स बनाए गए हैं तो इसके लिए है यहाँ पर फैशन पुलिस। सच में मजाक नहीं कर रहा, यहाँ फैशन पुलिस है नॉर्थ कोरिया। अगर किसी ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो फैशन पुलिस का सामना करना पड़ेगा। यह फैशन पुलिस के लोग आम जगह पर घूमते रहते हैं। चुप चुप कर जो भी रूल्स के खिलाफ जाता है या कपड़े पहनता है या उनके नज़र में आता है, उनके कपड़ों को फाड़ दिया जाता है। कुछ लोगों को फाइन हो सकती है या कुछ लोगों को जेल भी हो सकती है। एक इंसान के ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर सरकार इतना क्यों कंट्रोल करना चाहती है? इसके पीछे कारण है कि सरकार फैशन को एक कल्चरल इन्वेजन के तौर पर देखती है। उनका मानना है कि यह वेस्टर्न कैपिटल लाइफस्टाइल अगर इनके देश में घुस गया तो देश के लिए खतरा है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर लोग विदेशी चीज़ों को अपनाने लगे तो अपने देश को पसंद करना भूल जाएंगे। और इन्होंने 2005 में हेयर स्टाइल को लेकर प्रोपेगेंडा सीरीज तक बनाई दी गई थी। लेट्स ट्रिम आवर हेयर इन अकॉर्डिंग विद सोशलिस्ट लाइफस्टाइल। इस सीरीज में बताया था कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी है, इनसे इंसानों की बुद्धि कम होती है और तो और लोग अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते। इसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से और अपना पर्पस बताना पड़ता है कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है, अपने देश से बाहर घूमने जाना चाहता है तो उस पर और भी ज़्यादा सीक्रेट बैन लगा हुआ है। कोई भी सरकार की अनुमति के सिवा देश से बाहर नहीं जा सकता और बिना परमिशन के देश से बाहर जाने को देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके पूरे परिवार को फोर्स लेबर
और टॉर्चर से लेकर उम्र कैद या मौत तक की सज़ा हो सकती है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई भी फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती। यहाँ टीवी और रेडियो पर सरकारी चैनल्स आते हैं। सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। अगर फॉरेन शोज और मूवीज देखना भी यहाँ कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देख, एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने पर 2 टीनेजर्स को 12 साल हार्ड लेबर की सजा सुना दी गई। इमेजिन करके देखो, कोई बच्चा साउथ कोरिया मूवी देखना चाहता है, इस गुनाह के लिए उसे 12 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई दी गई। 2022 में और एक खबर है, साउथ कोरियन फिल्म और म्यूजिक देखने और शेयर करने के लिए एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई। लेकिन एंटरटेनमेंट की कितनी कमी है कि इस देश में कि लोग छिप छिप कर साउथ कोरियन ड्रामा स्मगल करते हैं। यहाँ लोकल मार्केट में ब्लैक में साउथ कोरियन फिल्में मिल जाएंगी। पहले इनके पास होता था कि इनके पास डीवीडी मिल जाती थी, तो लोग पुराना चाइनीज डीवीडी प्लेयर खरीद कर ये शोज देखा करते थे। इनको पकड़ने के लिए सरकारी अथॉरिटीज बिजली काट देती थी। लाइट जाने का मतलब है कि सीडी डीवीडी में अटक जाती थी कि वो बाहर नहीं आएगी। इस दौरान अंधेरी रात में वो घुसते थे लोगों के घरों में और ज़बरदस्ती खोलकर देखते थे कि कौन सी मूवी चल रही है। टाइम के साथ साथ लोगों ने यूएसबी स्टिक का वापर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इन्हें छुपाना भी आसान हो गया था। ये विदेशी मूवीज़ और शो देखते समय अपने घर की लाइट्स और सारी खिड़कियां बंद करके देखते हैं ताकि पड़ोसियों को भी ना दिख सके, और आवाज़ कम करके शोज देखते रहते थे। इंटरनेट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट लिमिटेड चलाना मिलता है। इसे चलाने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद लाइब्रेरियन 2 लोगों के बीच बैठा रहता है, नज़र रखता है कि आप क्या इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो। हर 5 मिनट में कंप्यूटर का स्क्रीन फ्रीज हो जाता है। आगे इंटरनेट यूज़ करने के लिए लाइब्रेरियन को अपना फिंगर लगाना पड़ता है। एक आदमी सिर्फ 1 घंटे तक ही इंटरनेट चला सकता है। ज़्यादा समय चाहिए तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया में सरकार खुद का इंटरनल बना रखा है। इंट्रानेट कह सकते हो। लोग अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर इंट्रानेट चलाते हैं, जहां पर सब कुछ कंट्रोल किया गया है। एग्जैक्टली कौन सी वेबसाइट इस इंटरनेट पर कौन सी अवेलेबल है, सरकार ने चुन चुन कर बनाई गई है, और ये इतना महंगा है कि ज़्यादातर लोग यूज नहीं कर पाते। नॉर्थ कोरिया में किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट क्लोन बनाने की कोशिश कर गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर जो स्मार्टफोन मिलते हैं उन्हें बड़े भयंकर तरीकों से सेंसर किया जाता है। उन फोन के जरिए आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट लेता है। यह स्क्रीनशॉट सरकार के पास चला जाता है ताकि देख सके एग्जैक्टली आप अपने फ़ोन पर क्या कर रहे हो। और इन स्मार्टफोन में ये सब बनाया है कि सरकार द्वारा कंटेंट देख सके। सरकार द्वारा ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कोई भी प्ले स्टोर नहीं है, उसके लिए उनके फिजिकल स्टोर में जाना पड़ता है। इमेजिन करके देखो कितने घुटन में लोग यहाँ जी रहे हैं, ठीक से इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते। रिलीजन की बात की जाए तो यह नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियली एक एथेइस्ट कंट्री है। लोगों को कोई रिलीजन प्रैक्टिस या प्रीच करने की आज़ादी नहीं है, और इसकी सज़ा मौत तक हो सकती है। क्रिश्चियन और ईसाइयों को यहाँ खास तौर पर निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में हजारों लोगों को बंदी बनाया जाता है और उनका टॉर्चर किया जाता है। 2009 में री हियोन ओक नाम की एक महिला को बाइबल बांटते वक्त देखा तो उसको उसी वक्त गोली मार दी गई, और उसके पति और 3 बच्चों को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में बंद कर दिया गया। और एक बात, नॉर्थ कोरिया में खासकर पहले सुप्रीम लीडर
किम इल सुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग हिल दोनों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। घर, ऑफिस और स्कूल, हर एक पब्लिक प्लेस इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां हैं। सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है और अगर इनकी तस्वीरें आपके घर पर नहीं मिलती तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लोगों को इन तस्वीरों और अपनी जान को खतरे में डालकर रक्षा करनी होती है। अगर ऐसा कोई करता नहीं तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। साल 2020 का एक केस है जहां पर महिला अपने जलते हुए घर नेताओं की तस्वीरें को बचाने की बजाय अपने 2 बच्चों को बाहर निकाला तो उस महिला को जांच का सामना करना पड़ा और हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसके 2 बच्चों को दवाइयां भी नहीं दी सरकार ने। एक और एक केस देखिए, एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसके पिता ने अनजाने अखबार में छपी किम जोंग इल की तस्वीर को गंदा कर दिया तो उनके पिता को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दे दिया गया। नॉर्थ कोरिया में आम आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है उनके 2 वक्त के खाने और एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं नहीं है। बेसिक जरूरत के लिए पैसे तक नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि देश में लगभग सभी आदमी पुरुष गवर्नमेंट असाइन जॉब करते हैं। इनको अभी भी साल 1990 से पहले हिसाब से सैलरी मिल जाती है, जो कितनी तनख्वाह होती होगी आप सब भी जानकर हैरान हो जाएंगे। पर मंथ मक्खी 7 से 9 किलो के बराबर ये अपनी मंथली सिर्फ ये 7 से 9 किलो कॉर्न खरीद सकते हैं। 2014 में नॉर्थ कोरिया छोड़ चुके डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर्स को यहाँ पर मंथ 3500 मंथली सैलरी मिल जाती है। ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया के परिवारों में घर महिलाओं के कमाई से चलता है। जिन औरतों की शादी हो गई है उन्हें गवर्नमेंट असाइन जॉब नहीं करनी पड़ती और वो लोग लोकल मार्केट में काम करके पैसे कमाते हैं। लोकल मार्केट को यहाँ नाम दिया गया है जांग मडांका। घर की इनकम 70% पर से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है और धीरे धीरे यह मार्केट ने अपने पैर जमा लिए और यहाँ फूड, ड्रग्स से लेकर साउथ कोरियन फिल्मों की इलीगल यूएसबी तक सब मिल जाता है। यही मार्केट जांग मडांगा इनका हाउस होल्ड इनकम बन चुका है। इन्हीं मार्केट की वजह से लोगों को पता चलता है बाहर की दुनिया में कितनी आज़ादी है, बाकी सारे देश कितनी बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। अपनी नॉर्थ कोरिया नागरिकों कंपैरिजन में सभी लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर पूरा देश 3 क्लास में बंट चुका है। सबसे पहली है कोर क्लासेस यानी कि वफादार लोग, दूसरी वेवरिंग यानी वो लोग जो संदेह के दायरे में आते हैं और तीसरी हॉस्टाइल क्लासेस यानी वो लोग सरकार को अपना दुश्मन मानते हैं। नॉर्थ कोरिया में शादी तक स्वांगबुन तय करेगा। देखकर होते कि एक्स इनकी जो राजधानी है पियोंगयांग ज्यादातर रिसोर्स और अपना पैसा सरकार वहीं पर खर्च कर देता है ताकि इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा सके। तो वहां पर रहने वाले लोग भी कोर क्लास वाले होते हैं। हॉस्टाइल लोगों को इस शहर के 50 किलोमीटर तक दायरे में रहने की परमिशन नहीं है। सरकार का जिन लोगों के ऊपर शक होता है अक्सर वो उन्हीं के ही परिवार के लोगों का इस्तेमाल करती है जासूसी करने के लिए। हॉस्टाइल के नागरिकों से एक दूसरे से जासूसी करवाई जाती है वहां पर, कारण लोग अपने ही फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि कौन जासूसी कर रहा है। ऐसा ही एक केस हुआ था ये वाला, जहां पर एक महिला को 10 साल के लिए पॉलिटिकल प्रिजन को कैंप भेज दिया गया क्योंकि उसकी बहू ने अधिकारी को बताया था कि वो अपने बेटे के साथ देश छोड़कर जा रही है। अगला मुद्दा है फोर्स्ड लेबर। कंस्ट्रक्शन से लेकर खेती, खजाना और फैक्ट्री तक हर जगह लोगों से फोर्स्ड लेबर के जरिए से 12 से 18 घंटे तक काम कराया जाता है। हालत इतनी खराब है कि नॉर्थ कोरिया देश की पूरी इकोनॉमी इस फोर्स्ड लेबर के आधार पर चल रही है क्योंकि जो पैसा वह हथियार बनाने में खर्च कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया कानून में
मजदूरी करवाकर ठीक प्रिजनर्स को ठीक किया जाता है और आरोपियों को सालों साल फोर्स्ड लेबर की सज़ा दी जाती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन हैं, अगर आपने डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी गलती से गलत कर दिया तो ना सिर्फ आपके लिए बड़ी मुश्किल है बल्कि आपके पूरे परिवार को भी मुसीबत हो सकती है। गिन बाय एसोसिएशन कॉन्सेंट अप्लाई होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पॉलिटिकल क्राइम किया है तो उसके पूरे परिवार को प्रिजन कैंप जाना पड़ता है। परिवार के 3 जनरेशन तक इन कैंप्स में रखी जाती है। अगर दादा ने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा पोते तक को भी भुगतनी पड़ती है। यहाँ कैदियों से काम कराया जाता है, भूख से मारा जाता है, 16 से लेकर 18 घंटे तक खदानों में काम कराया जाता है। लगभग 40% कैदी इनके प्रिजन कैंप में भूख से मर जाते हैं। बचने के लिए कैदी घास, चूहे और सांप जैसी चीज़ों को खा जाते हैं। भागने की कोशिश करने वाले ज़्यादातर कैदी प्रिजन कैंप से गार्ड के हाथों मारे जाते हैं या फैसेंस में दौड़ते बिजली के करंट से मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की लोगों की सबसे बड़े दुश्मन है सीक्रेट पुलिस। इस पूरे देश में जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उन सब की जड़ में यही सीक्रेट पुलिस मौजूद होती है। लोगों को गायब करने से लेकर उन्हें पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में तड़पाने तक सारे काम सीक्रेट पुलिस करती है। पूरे देश में हर जगह एजेंसी के एजेंट, स्पाइज और रिफॉर्मर फैले हुए हैं। यह सब सुनकर आप यह भी समझ पा रहे होंगे कि दोस्तों कि किस लेवल की क्रूर डिक्टेटरशिप कैसे इतने सालों से बरकरार है। इस देश में 75 सालों से यह चली आ रही है। डिक्टेटरशिप आज दिन तक जिंदा है, पता नहीं और कितने सालों तक चलेगा, लोगों को और कितना सहन करना पड़ेगा। 3 मेन कारण है इसके पीछे। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए लोगों को मार दिया जाता है। लोगों के मन के अंदर इतना डर पैदा करो कि वो जुर्म ही ना कर पाए। एक छोटा सा गलत कदम और उठाने से पहले भी लोग 2 बार सोचेंगे। लोग डर के साए में जीते हैं। उन्होंने देखा था कि किस तरह से किंग जोंग ने अपने ही खुद के अंकल को मरवा दिया था, इसलिए उन्हें पता है कि यह इंसान किस लेवल तक जा सकता है। लोगों को पता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो पूरा परिवार पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में जा सकता है। नॉर्थ कोरिया लोगों को ये सब दिखाया जाता है कि बाकी दुनिया की हालत बहुत बुरी है। लोग करप्शन और बीमारियों से और अलग अलग डिज़ास्टर झेल रहे हैं और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल है क्योंकि उनके पास किंग जॉन जैसा महान नेता है। इस प्रोपागेंडा के ज़रिए पब्लिक का ब्रेन वॉश किया गया है जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेशन लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।